नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल का व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक होने की खबर इस समय राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। राम गोपाल यादव का कहना है कि वो हर सुबह लगभग 5000 लोगों को सुप्रभात और शुभकामनाओं के संदेश भेजते थे, जिसके कारण व्हाट्सएप ने स्पैमिंग या असामान्य गतिविधि मानते हुए उनके अकाउंट पर 31 जुलाई तक अस्थायी यानी कि टेम्पररी रोक लगा दी है। लेकिन राजनीति और डिजिटल सुरक्षा की समझ रखने वाले लोग इस दलील को पूरी तरह सच मानने को तैयार नहीं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कई ऐसे गहरे सवाल और अंदेशे छिपे हैं जो ये इशारा करते हैं कि बात सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेज तक सीमित नहीं। आइए इस पूरे मामले को 5000 लोगों से इस कनेक्शन के रहस्य को और आने वाले समय में राम गोपाल पर मंडराते कानूनी और तकनीकी संकट को समझते हैं विस्तार से। राम गोपाल यादव का अकाउंट ब्लॉक, व्हाट्सएप ने क्यों लगाया बैन? राम गोपाल पर डिजिटल संकट। राम गोपाल यादव का ये दावा कि वो रोज सुबह 5000 लोगों को व्यक्तिगत रूप से संदेश भेजते हैं गुड मॉर्निंग का, पहली नजर में भले ही एक जननेता का अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ाव लगे, लेकिन तकनीकी तौर पर इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। असाधारण मैनुअल टास्क या कोई डिजिटल टूल एक सामान्य व्यक्ति के लिए हर सुबह उठकर 5000 अलग अलग चैट या ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए मैसेज भेजना लगभग असंभव है और बेहद थकाऊ काम है। तो वो ये कैसे कर लेते हैं? क्या राजनीति से ज्यादा जरूरी व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग बोलना है? ब्रॉडकास्ट लिस्ट की भी एक सीमा होती है, 256 कॉन्टेक्ट्स होते हैं। ऐसे में 5000 लोगों तक पहुंचने के लिए कम से कम 20 ब्रॉडकास्ट लिस्ट की जरूरत होगी, या फिर किसी थर्ड पार्टी ऑटोमेशन टूल या व्हाट्सएप बल्क मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा हो। राजनीतिक नैरेटिव और फीडबैक लूप की बात करें तो राजनीति में कोई भी कदम बिना वजह नहीं उठाया जाता। ये 5000 लोग महज आम नागरिक तो नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के कोर कार्यकर्ता हो सकते हैं, बूथ स्तर के नेता हो सकते हैं, जिला अध्यक्ष हो सकते हैं, प्रभाव रखने वाले लोग हो सकते हैं। रोज सुबह उन्हें मैसेज भेजने का मकसद सिर्फ उनका दिन अच्छा बनाना नहीं, बल्कि खुद को उनके दिमाग में बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर एक ही क्लिक में पूरी पार्टी मशीनरी तक अपनी बात पहुंचाना था। संदेह के घेरे में है गुड मॉर्निंग का दावा, जी हाँ, जो राम गोपाल यादव ने किया है। आलोचकों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सुप्रभात की आड़ में कुछ और भी साझा किया जा रहा हो सकता है। चुनाव रणनीति, अंदरूनी सर्वे या फिर कोई ऐसी राजनीतिक लामबंदी जो नॉर्मल तरीके से मीडिया के सामने नहीं लाई जाती। यही वजह है कि जनता और विरोधी दल उस दावे में पूरी सच्चाई नहीं देख रहे। लोगों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर मैसेजिंग के पीछे कोई ना कोई बड़ा राजनीतिक या रणनीतिक वजह जरूर रही होगी, नहीं तो राम गोपाल यादव हर दिन 5000 लोगों को क्यों मैसेज भेजेंगे? व्हाट्सएप ने राम गोपाल यादव के अकाउंट पर जो रोक लगाई, ब्लॉक किया, वो कंपनी की बेहद सख्त नीतियों का हिस्सा है। व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर स्पैम, बल्क मैसेजिंग और ऑटोमेशन बॉट्स का इस्तेमाल को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। व्हाट्सएप की एंटी स्पैम नीति का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए इस मामले में कार्रवाई की गई। आपको बता दें, व्हाट्सएप की सेवा शर्तों यानी कि टर्म्स ऑफ सर्विस के मुताबिक अगर कोई अकाउंट बहुत कम समय में सैकड़ों या हजारों लोगों को एक जैसा मैसेज भेजता है तो सिस्टम उसे स्पैम, बॉट या संदेहास्पद गतिविधि मान लेता है। भले ही सामने वाले यूजर्स ने आपका नंबर सेव किया हो, लेकिन अगर मैसेज पाने वाले कुछ लोगों ने भी उस मैसेज को रिपोर्ट या ब्लॉक कर दिया तो व्हाट्सएप तुरंत उस अकाउंट को प्रतिबंधित यानी कि ब्लॉक कर देता है। राम गोपाल यादव का अकाउंट 31 जुलाई तक के लिए ब्लॉक किया गया है। ये एक तरह की चेतावनी और टेम्पररी बैन है। इसका मतलब है कि व्हाट्सएप उनके अकाउंट की गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है। अगर इस अवधि के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान या इसके बाद दोबारा ऐसी गतिविधि पाई गई तो उनके अकाउंट को परमानेंटली डिलीट भी किया जा सकता है, जिसके बाद वो उस नंबर से कभी व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। इस मामले का सबसे गंभीर और डराने वाला पहलू ये है कि बात सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप के ब्लॉक होने तक सीमित नहीं है। भारत के मौजूदा राजनीतिक और कानूनी माहौल को देखते हुए इस घटना को एक बड़े खतरे की घंटी के रूप में देखा जा रहा है।
जब कोई अकाउंट इस तरह की असामान्य गतिविधि रोजाना 5000 मैसेज के लिए फ्लैग होता है तो वो न केवल व्हाट्सएप के रडार पर आता है बल्कि सुरक्षा और साइबर एजेंसियों की नजर में भी आ सकता है। अगर सरकार या जांच एजेंसियों को यह अंदेशा होता है कि इस बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल किसी भ्रामक जानकारी को फैलाने, जैसा कि आजकल राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, राजनीतिक साजिश रचने या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा था, तो वो कानूनी तौर पर व्हाट्सएप से इस अकाउंट का मेटा डाटा मांग सकती है। भले ही व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का दावा करता है, जिसका मतलब ये है कि मैसेज भेजने वाले और पाने वाले के अलावा तीसरा कोई उसे नहीं पढ़ सकता। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे ईडी, सीबीआई या साइबर सेल किसी मामले की जांच करती है तो वो फोन को जब्त करके क्लोनिंग या फॉरेंसिक टूल जैसे सेलब्राइट सॉफ्टवेयर के जरिए सालों पुराने और डिलीट हो चुके चैट्स भी रिकवर कर लेती है। अगर रामगोपाल यादव को फोन किसी कानूनी जांच के दायरे में आता है तो उनके द्वारा इन 5000 लोगों को भेजे गए मैसेज, उनके निजी चैट्स, राजनीतिक रणनीति और अन्य संवेदनशील जानकारियां बाहर आ सकती है। जो दावा रामगोपाल यादव कर रहे थे कि उन्होंने सिर्फ गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा है, उसकी पोल खुल सकती है। ये समाजवादी पार्टी और खुद रामगोपाल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। अगर जांच में ये पाया गया कि इन 5000 लोगों के नेटवर्क का इस्तेमाल किसी अवैध गतिविधि, फंड ट्रांसफर के समन्वय या फिर चुनाव से जुड़ी किसी जानकारी के लिए या फिर भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा था, तो रामगोपाल पर आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा मामला दर्ज हो सकता है। राजनीति में इस तरह के तकनीकी सुराग विरोधियों के लिए बड़ा हथियार बन जाते हैं। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं। वो पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं और अखिलेश यादव हर बड़े फैसले में उनकी सलाह भी लेते हैं, क्योंकि वो उनके चाचा भी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी। ऐसे में उनके साथ जुड़ी ये कंट्रोवर्सी पूरी पार्टी को प्रभावित कर सकती है। कार्यकर्ताओं से इस मामले में उनका सीधा संपर्क टूट चुका है। चुनावी तैयारियों और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए नेताओं को जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़े रहना जरूरी है। रामगोपाल यादव का ये 5000 लोगों को नेटवर्क अचानक ठप होने से पार्टी के अंदरूनी कम्युनिकेशन को बड़ा झटका लगा है। 31 जुलाई तक वो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। पक्ष को उन्होंने बैठा बैठा मुद्दा दे दिया है सत्ता पक्ष को। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को लपकने में देर नहीं करेंगे। वो जनता के बीच ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा सकती है कि आखिर रामगोपाल यादव सुबह सुबह 5000 लोगों को क्या संदेश भेज रहे थे कि खुद व्हाट्सएप को उन्हें बैन करना पड़ा। क्या कोई गुप्त योजना बनाई जा रही थी? ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव को बड़ा झटका, बल्क मैसेजिंग पर उठे सवाल। अब इस मामले में सिर्फ रामगोपाल यादव नहीं, अखिलेश यादव भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही है। पहले से ही कई तरह के राजनीतिक दबावों का सामना कर रहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए उनके सबसे भरोसेमंद चाचा का इस तरह विवादों में आना सिरदर्द बढ़ा सकता है। अगर ये मामला कानूनी रूप लेता है तो अखिलेश यादव को कुछ ना कुछ करके इस मामले से बचना ही होगा, नहीं तो ये चुनाव पर उन पर बड़ा असर डाल सकता है। इस पूरे मामले में कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में कई घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। व्हाट्सएप का स्पष्टीकरण या स्थायी प्रतिबंध, यानी कि अगर रामगोपाल यादव की तरफ से व्हाट्सएप को अपनी सफाई दी जाती है, उसे संतुष्ट नहीं होता, तो 31 जुलाई के बाद इस प्रतिबंध को, इस बैन को बढ़ाया जा सकता है या अकाउंट हमेशा के लिए बंद भी किया जा सकता है। वहीं वैकल्पिक ऐप्स की ओर रुख, इस कार्रवाई के बाद मुमकिन है कि रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता व्हाट्सएप पर अपनी निर्भरता कम करें और सिग्नल या टेलीग्राम जैसे अन्य ऐप्स पर अधिक क्षमता वाले मैसेजिंग ऐप्स का रुख करें, जहां बल्क मैसेजिंग की सीमाएं थोड़ी अलग। वहीं डिजिटल निगरानी का बढ़ना, इस घटना के बाद सरकार और खुफिया एजेंसियां विपक्षी नेताओं की डिजिटल गतिविधियों और सोशल मीडिया नेटवर्किंग पर अपनी नजर और ज्यादा कड़ी कर सकती है। रामगोपाल यादव का व्हाट्सएप ब्लॉक होना सिर्फ एक तकनीकी खराबी या सामान्य स्पैमिंग का मामला नहीं, ये इस बात का सबूत है कि आज के दौर में डिजिटल दुनिया में आपकी एक छोटी सी चूक या असामान्य गतिविधि आपको बड़ी राजनीतिक और कानूनी मुसीबत में डाल सकती है। सुप्रभात भेजने के पीछे की कहानी जो भी हो, लेकिन फिलहाल अखिलेश के चाचा तकनीकी नियमों के जाल में बुरी तरह नप चुके हैं और अगर मामले ने तूल पकड़ा तो चैट्स खंगाले जाने का डर उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ा सकता है। अगर जांच एजेंसियां एक्टिव होती है और रामगोपाल यादव के व्हाट्सएप अकाउंट को गहराई से खंगाला जाता है
और उसमें किसी भी तरह की खुफिया तथ्य, संदिग्ध दस्तावेज या वित्तीय लेन देन से जुड़ी गुप्त कड़ियां मिलती है तो ये उनके लिए केवल एक सोशल मीडिया विवाद नहीं रह जाएगा। डिजिटल युग में व्हाट्सएप चैट केवल बातचीत का जरिया नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति की पूरे साम्राज्य की डिजिटल चाबी होती। अगर ये चाबी जांच एजेंसियों के हाथ लग गई तो व्हाट्सएप से शुरू हुई जांच उनके बैंक खातों, बेनामी संपत्तियों और राजनीतिक फंडिंग्स तक पहुंच जाएगी, जिससे उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं और साथ ही साथ अखिलेश यादव की भी। आपके इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।